रवि, टॉप एंगल तो आप दिखाई रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि सुपरटेक के साथ साथ और भी जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं उनके लिए सबक है जो या तो गलत काम कर रहे हैं और या करने की सोच रहे हैं वो रुक जाएं, थम जाएं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। सेकंड का शो होने जा रहा है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो कानूनी पहलू है जो प्रभाकर ने समझाया। एक दृष्टिकोण ये है कि बिल्डर्स ने गैर कानूनी तरीके से इन दो ट्विन टावर्स को बनाया। अब उसकी सजा मिल रही है कि आपने करोड़ों रुपए लगाए, अरबों रुपए लगाए, लेकिन आप इस देश में कानून तोड़ेंगे तो अंजाम यही होगा, ये मिट्टी के मलबे में तब्दील हो जाएगी। दूसरा पहलू ये था कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तो सुना दिया कि यहां पे इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। जब हम इन सोसाइटीज के अंदर गए तो वहां पे कुछ ऐसी कहानियां हमें देखने को मिली विपनेश, कि अपने आप में चौंकाने वाली थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक बुजुर्ग थे, कह रहे थे कि मैं दमे का मरीज हूं, मुझे सांस की बीमारी है। जब ये पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी तब कितना मलबा होगा, और जो हजारों टन मलबा है वो कितने दिनों तक हटेगा, उन लोगों का क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सारे से लोग थे जो कह रहे हैं कि हम नानी के घर जा रहे हैं, चाची के घर जा रहे हैं, और ये पॉश एरिया है नोएडा का। यहाँ पे एक फ्लैट लेने के लिए आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक एक फ्लैट की कीमत यहाँ पर 1 करोड़ रुपए है। उनके घरों पे असर क्या होगा, जो अंदर सामान रखा है उस पर क्या असर होगा। दूसरा पहलू ये है, और तीसरा पहलू यही है कि क्या भारत में इतनी ऊंची इमारत को गिराया जा सकता है, क्या इस देश के इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स इस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर आम आदमी की बात करें तो उनके मन में यही है कि अभी तक एक छोटे मोटे घर को तो ढाया जा सकता है, लेकिन 102 मीटर 30 और 32 मंजिला इमारत, ये जो 2 टावर हैं, इनको गिराने में देश के एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, अपने दर्शकों को बता दो कि 2 कंपनी इस प्रोजेक्ट को काम में कर रही है। एक एडिफिस है जो भारत की है और दूसरी दक्षिण अफ्रीका की है जेट डिमोलिशन। इन दोनों का एक्सपीरियंस है। केरल में जब हादसा इसी तरह से एक बिल्डिंग को गिराया गया था तो उसमें एडिफिस शामिल थी, तो उनका कहना था कि हमने केरल में यह किया है, लेकिन अभी तक 100 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारत भारत में कभी नहीं गिराई गई थी, ना तो सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त इन 2 टावर्स पे टिकी हुई हैं कि क्या भारत के इंजीनियर्स कामयाब होंगे, जो चैलेंज होंगे, सही कह रहे हैं। देश दुनिया की निगाहें आज इसी खबर पर हैं और इसीलिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में हमने इस बड़ी खबर को उठाया है और इस पर नॉन स्टॉप कवरेज भी हमारी जारी है। मेरे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ गए। रवि, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। एच.एस. संचेती जी जुड़ गए हैं, टाउन प्लानर हैं जयपुर से। सर, एक टाउनशिप जब बसाई जाती है तो उस वक्त आप क्या ख्याल करते हैं, क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या नियम कानून कायदे होते हैं, और जब ये सब बने हुए हैं तो उनका उल्लंघन कैसे हो जाता है फिर? देखिए, ये हायरार्की ऑफ प्लानिंग होती है, उसमें सबसे पहले हायरार्की में आता है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के बाद आता है आपकी टाउनशिप, या आप कहते हैं स्कीम एरिया। स्कीम में टाउनशिप की अपने जो है नियम कानून कायदे बने हुए, कितनी चौड़ी सड़क रहेगी, कितने पार्क होंगे, क्या फैसिलिटीज होगी, इन नॉर्म्स को जो भी टाउनशिप डेवलप करता है उनको फॉलो करना। उसके बाद आते हैं अपन प्लॉट पे, कि जो प्लॉट आपको ऑक्शन किया गया नोएडा द्वारा पर्टिकुलर पर्पज के लिए, मीन्स बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर पर्पज से जो प्लॉट आपको अलॉट किया गया है उसके भी नॉर्म्स होते हैं कि आपको जो बिल्डिंग वहां बनानी है उसमें कितने फीट की आपके प्लॉट के आगे सड़क है, 100 मीटर की है, 150 मीटर की है, 100 मीटर की है, ये सड़क है। सड़क के बाद आप ये देखें कि उसमें प्लॉट के अनुसार बाइलॉज होता है। तो बिल्डिंग बाइलॉज हर डेवलपमेंट अथॉरिटी के या स्टेट के बाइलॉज होते हैं। बाइलॉज में क्या देखा जाता है, सबसे बड़ी चीज है कि सेटबैक्स, कि आपको बिल्डिंग के सेटबैक्स क्या रखने होंगे, ग्राउंड कवरेज क्या होगा, मतलब 30%, मतलब टोटल प्लॉट एरिया का जैसे 30% है, 25% आपका ग्राउंड कवरेज रहेगा, बाकी सारा खुला एरिया रहेगा। इसी तरह से इसी के आधार पे प्लॉट साइज, रोड के आधार पे हाइट निश्चित होती है कि आपको क्या हाइट दी जाएगी। इसी तरह से FSI, कि आपको उस प्लॉट की साइज को देखते हुए, उस रोड की चौड़ाई को देखते हुए वहां पे बाइलॉज में क्या FSI अलाउड है। तो हाइट हो गई, FAR हो गई, आपका ग्राउंड कवरेज हो गया। इसके बाद ये सारी डिसाइड करने के बाद जो है लोकल बॉडी या जो लोकल अथॉरिटी जैसे नोएडा है, उनको इन सारे नॉर्म्स को अवॉइड करते हुए बिल्डिंग परमिशन दी जाती है। बिल्डिंग परमिशन देने के बाद
यही नहीं रुका जाता। इसके बाद जो अथॉरिटी, इंस्पेक्शन अथॉरिटी है नोएडा की, जो भी बिल्डिंग अथॉरिटी है, उनको टाइम टू टाइम जाके चेक करना होगा जब काम शुरू हो गया बिल्डिंग का, तो कितने सेटबैक छोड़े कि नहीं छोड़े, ग्राउंड कवरेज कितने % है। जैसे यहाँ इशू आ रहा है कि 2 ब्लॉक के बीच में 16 मीटर एनबीसी का दायरा था, उसको 9 मीटर रखा। मीन्स यहाँ एक सबसे बड़ा वायलेशन इन्होंने यही कर दिया। तो ये सारी चीजों के बाद आप ये देखें कि खाली यही नहीं, फायर फाइटिंग, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, जैसे ये आर्किटेक्ट साहब बता रहे थे युद्धवीर सिंह जी, की इनके सारे नॉर्म्स होते हैं। फायर फाइटिंग है, आपका पार्किंग नॉर्म्स है, आप पार्किंग नॉर्म्स को फुलफिल करते नहीं करते हैं। तो ये खाली प्लान में नहीं चाहिए, एग्जीक्यूट करते हुए भी आपको पार्किंग नॉर्म्स को आपको फॉलो करना होगा। इन सबके होने के बाद जो लास्ट स्टेज आती है, आप लोगों को अलॉट करते हैं, या जो आप जिसे भी आप लोगों को बेचते हैं, तो उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट होता है, सीसी सर्टिफिकेट होता है कि जो अप्रूवल में जो भी कंडीशंस रखी गई है उस बिल्डर ने उसको फॉलो किया नहीं किया। अगर उसने फॉलो नहीं किया तो ही इज नॉट लायबल कि उसको वो बेचे। गलत है, वो लोगों को भ्रम में रख के जो है इनको नहीं बेचना चाहिए, इसलिए सीसी रखा गया। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और यू कैन से कंप्लीशन सर्टिफिकेट बहुत ही अनिवार्य है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के जो है वो बिल्डिंग बनाई जाती है। इसमें आप देखें कि इसमें सारे वायलेशंस हुए हैं, मेजर वायलेशंस हैं। उसके पहले ही उन्होंने लोगों को बेच दिए सारे फ्लैट्स है। तो इसका मतलब है कि जो बायर्स है उनको गुमराह रखा गया। या तो ये कि आपको वेबसाइट पे इसको डाउनलोड करना चाहिए था प्लान को, या फिर आपको साइट पे प्लान को है एग्जिबिट करना चाहिए था कि ये हमारा प्लान है, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो लोग बायर्स हैं, उन बायर्स को ये पता लगे कि मेरे को जो फ्लैट लेना है उसका क्या तो आकार है, क्या बिल्टअप एरिया है, क्या एफएसआई है, उसका कवरेज जो मेरे को दे रहे हैं सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है, आपका जो है बिल्कुल जो है एग्जैक्टली बिल्टअप एरिया कहलाता है। ये सारी चीजें अगर आपको बायर्स को अगर नॉलेज नहीं है और आप वैसे ही सेल करके और बिल्डर्स को भागना होता है, तो ये सबसे बड़ी बायर्स के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है। और ये सारी कंप्लायंसेस नहीं होने से ही आप सही समझा भी रहे हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या कीजिएगा जब अंदर के लोग भी उस बिल्डर से मिल जाएं, जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएं, पैसे ले लें, घूस ले लें, तो फिर यही होता है अंजाम जो इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्विंस टावर का होने जा रहा है 2:30 बजे। मैं आती हूँ, ये सबक है बहुत बड़ा, सभी बिल्डर्स को लेना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को भी सबक लेना चाहिए। प्रभाकर, आपका युद्धवीर जी से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन एक सवाल ये है विपनेश कि मुझे लगता है कि जितने लोग हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं सबको पता है, सब लोग देखते हैं कि उन्हें जो कहा गया था वो मिला नहीं। जो फ्लैट साइज थे, जो एफएआर की बात होती है, वो वहाँ प्रॉब्लम थी। जो ग्रीन बेल्ट था उस पर कोताही की गई, कटौती की गई। ये जो अपने आप में अनूठा मामला है कि 10 साल तक एमराल्ड के RWA ने, एमराल्ड के लोगों ने लड़ाई लड़ी 10 साल। 2012 में दिसंबर में याचिका दायर हुई थी हाई कोर्ट में, और आज ये 2022 हम अगस्त में खड़े हैं। इतनी लंबी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तब उसे जाकर न्याय मिलेगा। एक पहली बात। दूसरी बात विपनेश, मैं एक बात और कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी बाबुओं, सरकारी अधिकारियों और प्राधिकरण के लोगों के अपवित्र गठबंधन के वजह से ऐसा हुआ है। और उसके बाद राज्य सरकार ने SIT बनाई और SIT ने जांच किया। जांच की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 26 इन अधिकारियों को इसमें लिप्त पाया गया इस भ्रष्टाचार में। 26 में 20 जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी जो 4 वर्किंग है, 4 में 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। विपनेश, मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे, केवल सस्पेंशन काफी नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि ये बिल्डिंग जो गिराई जा रही है, ये केवल बिल्डर को सजा नहीं मिल रही है, ये आसपास के लोगों को सजा मिल रही है। ये सजा मिल रही है हमारे पर्यावरण को, ये सजा मिल रही है दिल्ली NCR को जितना इम्पैक्ट होने वाला है हम सब जूझते हैं। ये सजा मिले उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को जिनको सांस की प्रॉब्लम है या जिन्हें सांस की दिक्कतें होंगी। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये इसे कोई नहीं मान सकता कि 100% पॉल्यूशन किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक बात मैं एक बात और कहूँ
कि ये केवल टावर गिराने से बात नहीं बनेगी, इसमें एक कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी सुपरटेक जैसा दुस्साहस न करे। भविष्य में कभी भी कोई ये न सोचे कि हम तो करते रहेंगे और आज नहीं तक तो कल, क्योंकि जब ये मामला हाईकोर्ट में गया था विपनेश, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब ये मामला हाईकोर्ट में गया था, जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एमराल्ड में दिन मार का काम चल रहा था, मतलब काम नहीं रुका था। बिल्डर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसे लगता था कि आज नहीं तो कल उसे ये जो कानूनी लड़ाई में जीत उसी की होगी। मतलब ये कि यहाँ पर जितने गैर कानूनी करने वाले इस देश में लोग हैं, उन्हें यहाँ की व्यवस्था पर इतना भरोसा है कि वो पैसा देंगे और व्यवस्था को अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर अदालत को सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एमराल्ड टावर को, ट्विन टावर को गिराने का आदेश तो दे दिया। मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कोर्ट्स की और सरकारों की जिम्मेदारी है कि भविष्य में कोई बिल्डर, चाहे वो सुपरटेक हो या कोई बिल्डर, इस तरह का दुस्साहस नहीं करे। और जो इसमें शामिल अधिकारी थे, केवल सस्पेंशन से काम नहीं बनेगी, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो प्राधिकरण में, चाहे नोएडा प्राधिकरण हो या गाजियाबाद प्राधिकरण हो या देश का कोई भी प्राधिकरण हो, और आपने बहुत सही सवाल उठाए हैं। यहाँ पर ये मेगा कवरेज जारी रहेगी और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, मां सुपर टेक का मामला नहीं है। नोएडा में कई और भी बिल्डर हैं जिन्होंने बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया, फ्लैट अलॉट भी कर दिए, बेच भी दिए, लेकिन जो प्रोमिसेस किए गए उन लोगों से कि हम आपको स्विमिंग पूल बनाकर देंगे, हम आपको क्लब देंगे, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाएंगे, आज भी वो वादे पूरे नहीं हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर फ्लैटमेट्स बैठे हुए हैं। तो ये कब जागेंगे? ये संकेत है बड़ा। संभल जाएं, सुधर जाएं, ये बिल्डर्स के इतना धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।